नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगिता दर्पण मार्च माह की 2024 की हम आपको करा रहे थे। इससे पहले भी तो 2 पार्ट देख चुके हैं। यदि पिछला वाला पार्ट नहीं देखा हो, साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। तो उसमें अभी तक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, आर्थिक दृष्टि से वो सारी चीजें हम देख चुके थे। आज हम इसके आगे की बात करेंगे, जहां पर हम पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पर नियुक्तियां वगैरह बात करेंगे। उसके अलावा और भी चीजें लाइन टू लाइन बात करते हुए चलेंगे। स्टार्ट हम जो करते हैं वो करते हैं नियुक्तियों से। नियुक्तियों में सबसे पहले आपको याद रखना है, दलजीत सिंह चौधरी जो है वो सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक जो है वो बने हैं। केवल नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो ये याद रखिएगा, इनका नाम दलजीत सिंह चौधरी और सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने। इस नियुक्ति से पहले जो ये सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे। जिनको ये याद होगा तो उससे इस जोड़ करके भी इसको याद रख सकते हैं। न्यायमूर्ति पी बी वराले जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो बने हैं। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश ऑलरेडी रह चुके हैं पी बी वराले जी। अब ये बन गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जनवरी 2024 में नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश तो आपको पता ही, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। तो इसके अलावा भी तो आपके होते हैं ना टोटल, तो उसमें ही सर्वोच्च न्यायालय परिसर में 25 जनवरी को उन्हें इन्होंने शपथ ली है। अब आप कहेंगे ये तो संख्या इनकी काफी ज्यादा होती है। ऊपर आपको देखने को संख्या मिलेगी कि यहाँ पर न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित तो 34 होती है। तो फिर याद करने का क्या फायदा है? बिल्कुल है, क्योंकि कई बार हाल ही में हुई नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में इनमें से कौन सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो है वो चुने गए हैं। तो न्यायमूर्ति पी बी वराले को चुना गया है। और इस नियुक्ति के पश्चात जो संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? तो आप कहेंगे मुख्य न्यायाधीश सहित टोटल 34 हो गई। तो 33 प्लस 1। अगली नियुक्ति है अनिल कुमार लाहोटी जी की, जो कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं। कई बार आपको ऐसा भी देखने को इसमें मिल सकता है कि नियुक्ति आपकी थोड़े समय पहले हो गई होगी और मार्च माह वाले में दिया गया है। तो इसमें लेकर के आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कहीं पहले पढ़ चुके हैं तो अपना रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये जो है ट्राई के बने। ट्राई क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आप देखते हैं ना, मोबाइल टावर वगैरह है या जो भी टेलीकॉम सेक्टर है उसको देखते हैं। तो इसके कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी, दूर संचार नियामक प्राधिकरण। इसमें लिस्ट भी दी गई है कि जो सबसे पहले थे वो थे एस एस सोढ़ी, 1997 से 2000 तक रहे थे। और सबसे लेटेस्ट जो हैं वो आपके हैं अनिल कुमार लाहोटी, 2024 अब तक चल रहा है इनका कार्यकाल। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ, सतनाम सिंह संधू। ये राज्यसभा में मनोनीत सदस्य के रूप में जो है वो चुने गए हैं, सतनाम सिंह संधू। अब बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक जो की है पुरस्कार या सम्मान। पुरस्कारों में सबसे पहला पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से विभाग की तरफ से दिया जाता है। तो कला और संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा व इस तरीके से कई विभाग हैं इसमें। बाकी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित बच्चों के साथ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है आपकी पूरी की, किसको किसको ये पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र में मिला है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये लिस्ट में टोटल आपको 19 कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, जिसमें से आप जिस भी राज्य से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस राज्य को लेकर के आप याद रख सकते हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई को लेकर के है तो बिहार वाला इनाम याद रखिएगा, एमडी हुसैन जो है इनको बाल साहित्य पुरस्कार मिला है कला और संस्कृति के लिए। यूपी लेवल पर पेपर जैसे जूनियर असिस्टेंट का है या फिर कोई अन्य एग्जाम है तो अनुष्का पाठक जो है इनको मिला है कला और संस्कृति के लिए। कई बार क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है। जैसे बीपीएससी टीआरई में एक क्वेश्चन आया भी था, तो एक नाम पूछा गया था, वो किस विधा से संबंधित है ऐसे करके आया था। तो अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश कला और संस्कृति, एमडी हुसैन बिहार के कला और संस्कृति, आदित्य यादव उत्तर प्रदेश के, इनको खेल के लिए मिला है। तो ये जो पुरस्कार हैं इसमें और भी बाकी नाम चाहे तो याद कर सकते हैं, मैंने 3 ही हाईलाइट किए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि आपका है, अच्छा इसमें इस चीज को भी ध्यान दीजिए कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो खेल कूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में ये विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया जाता है। 19 बच्चों को दिया गया है। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023। 2023 में प्रदर्शित फिल्म और टेलीविजन प्रसारण के लिए हॉलीवुड का 81वें गोल्डन जो ग्लोब पुरस्कार है उसका वितरण अमेरिका में कैलिफोर्निया में जो है वो किया गया। फिल्म पुरस्कारों में सबसे ज्यादा जो पुरस्कार
5 पुरस्कार मिले हैं वो क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा निर्देशित फिल्म है जिसका नाम है ओपेनहाइमर। रट लीजिए, देख लीजिएगा, एक ना एक प्रश्न इस पुरस्कार से आपको किसी न किसी एग्जाम में 110% देखने को अवश्य मिलेगा। ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। तो 5 पुरस्कार मिले हैं क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर को। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार भी हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ टीवी प्रसारण के लेकर के भी आगे दिया गया है। एचबीओ की टीवी सीरीज है जिसका नाम है सक्सेशन। इसने ड्रामा कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ टीवी शो को लेकर के कुल 4 पुरस्कार जो है वो जीते हैं। इसके साथ साथ गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता और अभिनेत्री के पुरस्कार जो है वो किसको मिले हैं, तो वो मिले हैं 2 श्रेणियों में, ड्रामा श्रेणी तथा म्यूजिकल और दूसरा कॉमेडी श्रेणी। इसमें अलग अलग दिए जाते हैं, जबकि अन्य सभी पुरस्कार दोनों श्रेणियों में मिलाकर दिए जाते हैं। 81वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो ड्रामा श्रेणी की कैटेगरी में ओपेनहाइमर को मिला है, जिसके निर्देशक कौन है, क्रिस्टोफर नोलन। नाम इनका जरूर याद रखना है आपको, क्रिस्टोफर नोलन का। फिर म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी की जो फिल्म है, मैंने बताया ना कि ड्रामा श्रेणी में अलग मिलता है और म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में अलग मिलता है। तो ड्रामा श्रेणी में ये हो गए। म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी की फिल्म में पुअर थिंग्स को मिला है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है ड्रामा श्रेणी में वो मिला है सिलियन मर्फी को। सिलियन जो मर्फी हैं इनको भी ओपेनहाइमर के लिए ही मिला है। उसके बाद म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, देखिए जो सबसे ऊपर वाली थी वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म की कैटेगरी थी, ये दोनों हो गए। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की कैटेगरी में ड्रामा श्रेणी में सिलियन मर्फी हो गए ओपेनहाइमर के लिए। फिर म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में पॉल गियामती हो गए, द होल्डोवर्स के लिए मिला इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। फिर सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ड्रामा और म्यूजिकल, तो एक है लिली ग्लैड स्टोन को मिला है और म्यूजिकल में एम्मा स्टोन को मिला है। ये जो नाम तो देख रहे ना, ग्लैड स्टोन और एम्मा स्टोन, ऊपर जो आपने तस्वीर देखी थी ये लिली ग्लैड स्टोन और एम्मा स्टोन, इनकी तस्वीरें ही जो है वहां पर थी। और ये जो नाम देख रहे हैं सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की तस्वीर थी। तस्वीर से थोड़ा सा याद करने में आसानी होती है ना, इसलिए ये सिलियन मर्फी। ये जो जितनी भी कैटेगरी देख रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई कैटेगरी है नहीं जो आप छोड़े यहाँ पर, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री या कौन सा पुरस्कार सबसे ज्यादा मिला है, इन्हीं में ही ज्यादातर क्वेश्चन बनते भी हैं, तो सभी याद करिएगा, कोई छोड़िएगा नहीं। बाकी इसी को ही एक साथ भी यहाँ लिखा गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 की लिस्ट अगर देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ड्रामा में ओपेनहाइमर को, म्यूजिकल या कॉमेडी में पुअर थिंग्स को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन, ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्रामा में सिलियन मर्फी और म्यूजिकल या कॉमेडी में पॉल जियामाटी, और यहाँ नीचे उनकी मूवी का नाम भी लिखा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में लिली ग्लैड स्टोन और म्यूजिकल या कॉमेडी में एम्मा स्टोन, यहाँ पर ये नीचे उनके नाम भी लिखे हुए मूवी के। और सर्वश्रेष्ठ देखिए सह अभिनेता, गैर अंग्रेजी फिल्म, सह अभिनेत्री, मौलिक संगीत भले याद रख सकते हैं, बाकी ये सह सह वाले पूछे नहीं जाते हैं। एनिमेटेड फिल्म ये जरूर याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म है द बॉय एंड द हेरोन। मौलिक गीत व्हाइट वॉज माई मेड फॉर बारबी करके मिला है। सर्वश्रेष्ठ पटकथा है सिनेमैटिक फॉर बॉक्स ऑफिस बारबी। और भी हैं कैटेगरी, पर मेन जो ऊपर है वो मैंने हाईलाइट कर दिए, ज्यादातर पूछे जाने के चांसेस इन्हीं से ही होते हैं, फिल्म, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। दोनों श्रेणियों में संयुक्त जो पुरस्कार मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड तो द बॉय एंड द हीरोइन ऊपर दिखाया था मैंने, बाकी नॉन इंग्लिश, सहायक अभिनेत्री, सहायक, इस तरीके से और भी बहुत सारी कैटेगरी है इसमें, चाहे तो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और साथ ही साथ तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, तो ये पुरस्कार जो है वो आपका 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की जो घोषणा है केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है वो की जाती है। दिसंबर 2023 में की गई थी। उस समय 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, इस तरीके से जो घोषणा है विजेताओं की वो मंत्रालय के द्वारा ही जो है वो की जाती है। तो इस पुरस्कार में अगर आप देखेंगे तो प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और 2022 का तेंजिंग नार्गे पुरस्कार साहसिक पुरस्कार की घोषणा बाद में राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के वितरण से पूर्व ही की गई थी। इसमें से राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की अगर बात करें, मतलब किस किस क्षेत्र में दिया जाता है उसी की बात की गई, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसको मत याद रखिए।
जो हमने हाईलाइट किया है वो उसी पर ही फोकस कीजिए। तो ये पुरस्कार है नवोदित युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन। पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो संस्था है उसका नाम है जैन मानित विश्वविद्यालय बेंगलुरु उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। तो ये पुरस्कार जो देख रहे हैं ये वाला ही है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 वाला। तो इस संस्थाओं को मिलता है, तो संस्था का नाम ही ऊपर लिखा होता है, तो इस संस्था को जो है ये मिला है। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो ये 4 लोगों को मिला है। ये पुरस्कार 4 श्रेणियां भू साहसिकार, जल साहसिकार, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए दिया जाता है। 15-15 लाख रुपए इसमें मिलता है। 4 खिलाड़ियों को दिए गए जिसमें पर्वतारोही लैंड एडवेंचर, तुलसी चैतन्य जो है मोतुकी तैराक वाटर एडवेंचर, अंशु कुमार तिवारी स्काई डाइवर एयर एडवेंचर और परवीन सिंह पर्वतारोहण लाइफ टाइम। तो ये 4 पुरस्कार जो है इसमें दिए जाते हैं तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय एडवेंचर पुरस्कार 2022। बढ़ते हैं हम हमारे अगले की तरफ जो कि है आपका फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2023। फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की अगर बात करते हैं तो पुरुष में कौन है, लियोनेल मेसी, और वर्तमान में इंटर मियामी के लिए खेलने वाले अर्जेंटीना के जो है ये खिलाड़ी हैं आपके लियोनेल मेसी। महिला में जो मिला है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का वो मिला है एताना बोनमती को। ये है बार्सिलोना के लिए खेलने वाली स्पेनिश खिलाड़ी। तो ये दोनों तस्वीरें भी देख लीजिए, ये हैं आपके फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर लियोनेल मेसी, एताना बोनमती। 2023 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की बात करते हैं तो यहाँ पर ऊपर जो दिया गया था ये देखेंगे फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर करके दिया गया था, पर यहाँ पर गोलकीपर की बात की गई। तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है एंडरसन है, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले ब्राजील के खिलाड़ी, और महिला में जो है वो मैरी इयप्से हैं। ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड इनको जो है वो मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोच की बात करते हैं तो पुरुष में मिला है पेप गुआर्डियोला को और महिला में मिला है सरीना विगमैन को। तो ये सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड है। आगे बढ़ते हैं तो बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कारों में रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो ये बस यही जो हेडिंग है मेन, आप इसी से ही समझ में आ रहा है कि पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो बस यही ध्यान रखिएगा कि बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसी का ही नाम है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कारों की तरफ। भारत के विराट कोहली ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर और सूर्य कुमार यादव को लगातार दूसरे वर्ष मिला है T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है वो अपने जो पुरस्कार देता है उसमें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है पैट कमिंस को। वर्ल्ड कप से आप जानते ही होंगे इनको, जो वर्ल्ड कप फाइनल हारी थी इंडिया। और विराट कोहली को मिला है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का, और सूर्य कुमार यादव को मिला है T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। ये ओडीआई जो वनडे वाला होता है ये पूरे साल का मिला है पैट कमिंस को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और T20 जो जानते हैं 20-20 ओवर का होता है। इसी को अगर आप देखेंगे तो नीचे कुछ और भी पुरस्कार दिए गए हैं, इधर साइड तो ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये जो पुरस्कार है इनको थोड़ा सा देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष का जो नाम है पॉली उमरीगर उभरी लिखा हुआ है, वो पॉली उभरीगर पुरस्कार, ये पुरस्कार जो दिया गया है 2022-23 में, वो दिया गया है शुभमन गिल को। ये आपका पुरस्कार पुराने भी याद रख सकते हैं, जैसे 21-22 में जब जसप्रीत बुमराह को मिला था। बाकी पूछा लेटेस्ट ही जाता है तो लेटेस्ट याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। तो जसप्रीत बुमराह को मिला था 21-22 वाला, पर 22-23 वाला शुभमन गिल को। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर महिला का जो अवार्ड मिला है वो दीप्ति शर्मा को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पदार्पण जो नए नए मैच खेलते हैं डेब्यू मैच, तो पुरुष का मिला है यशस्वी जायसवाल को और महिला का मिला है अमनजोत कौर को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा जो रन बनाने वाले हैं वो कौन है, ये पुरस्कार का नाम होता है दिलीप सरदेसाई पुरस्कार। तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए हैं, तो रविचंद्रन अश्विन ने लिया है, और ये बताया भी था इनके जो माइलस्टोन इन्होंने हासिल किया था। तो ये पुरस्कार होता है दिलीप सरदेसाई पुरस्कार, उसी नाम से इसको भी कह रहे हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट में इसी नाम से। तो ये कुछ नाम याद रखिएगा। बाकी भी हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय में सर्वाधिक रन जो हैं, और इसी प्रकार आपका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट में
घरेलू क्रिकेट में बीसीसीआई के घरेलू तो घरेलू वगैरह कम ही पूछे जाते हैं, रणजी भी कम ही पूछे जाते हैं। चाहे तो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन याद रख सकते हैं, मयंक अग्रवाल ने जो है वो बनाया है। बाकी घरेलू क्रिकेट है तो वो याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ के भी थोड़े से पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी के रूप में जो है इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जिसको कहते हैं, वो है रचिन रविंद्र, न्यूजीलैंड के हैं। आपको पता होगा कि रविंद्र जडेजा जो है उनका नाम और सचिन तेंदुलकर उनके नाम पर इनका नाम बना हुआ है। इनके पिताजी जो हैं वो क्रिकेट के फैन थे, तो वो है इमर्जिंग इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो अवार्ड क्या उनका नाम से ही दे दिया जाता है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की अगर बात करते हैं तो ये आपका नाम आपको नताली स्कीवर देखने को यहाँ पर मिल रहा है, और अगर आप इसको सर्च वगैरह करते हैं तो नेट साइबर ब्रंट करके भी देखने को मिलता है। यही सेम चीज सर्च करेंगे कि महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो नेट साइबर ब्रंट भी नाम देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है अलग से। अगर ऑप्शन में दिख जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा। नताली स्कीवर ये है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। बाकी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी, ओडीआई खिलाड़ी, ये भी देख सकते हैं। चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका के हैं। सर्वश्रेष्ठ टी20 खिलाड़ी में हाइली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज के हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला उदीयमान भी हैं, एसोसिएट क्रिकेटर भी। तो ऐसे तो बहुत से पुरस्कार हैं, इतना याद नहीं कर पाएंगे, इसीलिए कम कम याद रखिए ताकि दिमाग में बना रहे। आगे बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, 23 जनवरी 2024 को नेताजी की जयंती पर जो है ये की गई है। ये पुरस्कार 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को जो है वो दिया गया है। तो ये पुरस्कार, ये जो नाम देख रहे हैं इसको दिया गया है। नाम पुरस्कार का है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन से समझ ही में आ रहा है कि ये पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल है, इमरजेंसी सर्विसेज देता है, उसी को दिया जाता है। 51 लाख की राशि इसमें दी जाती है। बाकी इसके बारे में भी बताया गया है कि ये कब स्थापित हुआ, क्या काम करता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र 2024। तो कीर्ति चक्र, 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र जो है आपके दिए गए हैं। सेना और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारी जवानों को ये पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस पर ये दिए गए हैं। कीर्ति चक्र में टोटल 6 नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वैसे मेरे को नहीं लगता कि ये नाम पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ याद रख सकते हैं कि कितने कितने मिले हैं, और बाकी नाम आपके सामने हैं, चाहे तो याद रख सकते हैं। कीर्ति चक्र के अलावा इसी प्रकार से शौर्य चक्र भी हैं। यहाँ पर भी सारे नाम दिए गए हैं, और इन नामों की संख्या आपको भी देखने को ऊपर मिलेगी, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया था 16 टोटल जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे, वो भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। बढ़ते हैं आगे। युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपको पता ही है, परमवीर चक्र है। इसके पश्चात आपका महावीर चक्र आता है और फिर वीर चक्र आता है, तो ये क्रम याद रख सकते हैं। शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है, अगर शांति काल को लेकर के जो है आपसे कहा जाए, क्योंकि युद्ध में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार की परमवीर चक्र के समान ही माना जाता है। शांति काल में वीरता पुरस्कारों में अशोक चक्र के पश्चात कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का दूसरा और तीसरा स्थान आपका आता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली करंट अफेयर की तरफ। वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, कोशिश हम कर रहे हैं कि ऐसे ही आपको आगे भी कराते रहें, बस आपका लाइक और शेयर थोड़ा सा दिखता रहता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहता है, क्योंकि हाईलाइट करने में और चीजें छांटने में और सब आप तक पहुंचाने में ढेर सारी मेहनत लगती है, तो थोड़ा बहुत तो लाइक शेयर आपका बनता ही है। बाकी कोई सजेशन हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर में। बाकी काम अवश्य कर दीजिएगा, करते रहिएगा, कि याद अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि अभी आप सोचेंगे कि देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, क्योंकि अभी हम ये करा रहे हैं, फिर अप्रैल की आ जाएगी, फिर अप्रैल की कराने लगेंगे तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा। जब एग्जाम होगा उससे पहले आप जितनी लेटेस्ट की करंट अफेयर है वो रटते चलेंगे साथ साथ में, तो फिर वो बोझ नहीं लगेगा। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न को लेकर के घोषणा हुई है। अब आप कहेंगे मिला तो ज्यादा लोगों को है, पर इसमें ऐसा हुआ है कि एक साथ नहीं दिए गए, इसमें पहले यहाँ छापे गए, आगे वाली करंट अफेयर आएगी उसमें बाकी दिए जाएंगे। तो बात करते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को, उनकी 100वीं जयंती जो है उससे एक दिन पहले 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन से जारी किया गया था, जबकि श्री आडवाणी को यह सम्मान प्रदान करने की अधिसूचना 3 फरवरी 2024 को दी गई थी। तो चाहे तो बिहार परिप्रेक्ष्य से अगर कोई पेपर दे रहे हैं, जैसे बीपीएससी तैयारी दे रहे हैं, तो ये तारीख याद रख सकते हैं, 23 जनवरी 2024 को जो है ये उनको 100वीं जयंती से एक दिन पहले जो है ये
जारी किया गया था। बाकी आप देखेंगे तो उनको जननायक कहा जाता है, ये आपको पता ही है। ये नाम कर्पूरी ठाकुर का आपको याद होना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर 2 बार दिसंबर 1970 से जून 1971 तक और 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और लाल कृष्ण आडवाणी की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में 2002 से 2004 के दौरान उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी रहे हैं। मतलब अगर कोई पुरस्कार मिल जाता है ना, वो भी भारत रत्न जैसा पुरस्कार, तो जितनी भी उनके से संबंधित बातें होती हैं वो आपको जरूर पता होना चाहिए। उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं 2002 से 4 के बीच में, कौन? लाल कृष्ण आडवाणी। और ये सम्मान पाने वाले कौन से नंबर के हैं? तो कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी ये सम्मान पाने वाले 49वें और 50वें व्यक्ति हैं। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का बनने का कुछ आजकल सर पैर नहीं होता, कैसे भी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा तस्वीरें भी देख लीजिए ताकि याद करने में आसानी हो। यह है कर्पूरी ठाकुर जी, इस बगल में है श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी। और बात करते हैं भारत रत्न के बारे में। तो पिछड़ों को, जो कर्पूरी ठाकुर थे, इन्होंने पिछड़ों को 26% आरक्षण प्रदान किया था, जो कि पहली बार बिहार में लागू किया गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और लाल कृष्ण आडवाणी जी की बात करते हैं तो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे और देश के 7वें उप प्रधानमंत्री रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी। 1927 को पाकिस्तान कराची में इनका जन्म हुआ था। कई लोगों को ये सुनने में लगेगा कि ऐसा कैसे भारत में इतने बड़े पद पर और कराची पाकिस्तान में, क्योंकि विभाजन से पहले जन्म हुआ है ना, तो इसलिए इनका जन्म स्थान याद रख सकते हैं। और 1927 में जन्म हुआ। अब थोड़ा सा नीचे लिस्ट भी देख लेते हैं कि भारत रत्न से अब तक सम्मानित सभी 50 व्यक्तियों की सूची। तो पहले जो 3 मिले थे वो आपके दिमाग में होने चाहिए। चक्रवर्ती राजगोपालचारी 1954, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, चंद्रशेखर वेंकटरमन 1954। तो टॉप 3 जो देख रहे हैं ना, एक साथ मिला था तीनों लोगों को 1954 में। तो पहले के पता होना चाहिए, बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी है, इतने तो याद होंगे नहीं। तो चाहें तो देख सकते हैं, कोई अगर देखना चाहते हैं। बाकी लेटेस्ट का आप जो सबसे आखिरी में देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत मिला है 2024 में, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है 2024 में। और कर्पूरी ठाकुर का जन्म भी देखेंगे तो 1924 से 1988, जन्म मृत्यु भी देख सकते हैं। और लाल कृष्ण आडवाणी 1927 मैंने बताया था। इससे पहले अगर देखेंगे तो 2019 में किसको किसको मिला था? भूपेन हजारिका को, नानाजी देशमुख को, प्रणब मुखर्जी को। पूछा नहीं जाता है पुराने, पर ऐसा है ना कि आप वो चीज रट चुके हैं तो एक बार देख लेंगे तो एक बार दिमाग में रिवाइज हो जाएगा, तो क्या दिक्कत है। तो ये आपका हो गया। अभी इसमें ये मत सोचिएगा कि इतने लोगों को मिला है, आगे और भी लोगों को मिला है। टोटल 5 लोगों को, जिसमें से 3 लोगों का जो नाम है वो इस मार्च वाली में नहीं दिया है उन्होंने, वो अप्रैल वाली में इन्होंने दिया है। हम आगे जब अप्रैल वाली पढ़ाएंगे वहां पर नाम आपको बता देते हैं किसको किसको मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो गए, उसके अलावा तीसरे नंबर पर चौधरी चरण सिंह हो गए, और चौथे नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव हो गए, और 5वें नंबर पर MS स्वामीनाथन हो गए। तो ये 5 लोगों को मिला है, ये दिमाग में रखिएगा। डिटेल में आपको दिया गया है अप्रैल वाली जो इसी की प्रतियोगिता पढ़ाएंगे उसमें। तो बढ़ते हैं हमारे अगले पुरस्कारों की तरफ, जो कि है पद्म अलंकरण, जिसमें से 5 पद्म विभूषण जो है आपके दिए गए हैं, 17 पद्म भूषण दिए गए हैं, और 110 पद्म श्री दिए गए हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा, 5, 17 और 110। जिसमें से जो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं, ये पांचों के पांचों आपको एकदम दिमाग में छाप लेने हैं। पहला दिया गया है M वेंकैया नायडू जी को, दूसरा है चिरंजीवी जी को, तीसरा है बैजंती माला, चौथा है पद्मा सुब्रमण्यम, और 5वां है बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। साथ ही साथ इन 5 नामों को किन किन क्षेत्रों में दिया गया है उससे संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 5 लोगों में पूर्व राष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं, तेलुगु अभिनेता हैं आपके चिरंजीवी, तो इनका ये ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है। जैसे वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति रह चुके थे और चिरंजीवी तेलुगु अभिनेता है। उसके बाद अभिनेत्री है वैजंती माला। उसके अलावा भारतीय जो भरतनाट्यम नृत्यांगना है पद्मा सुब्रमण्यम, तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित। उसके अलावा बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत दिया गया था, जिसमें इनके बारे में लिखा है कि सुलभ सार्वजनिक शौचालय प्रणाली के संस्थापक थे बिंदेश्वर पाठक। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किस किस क्षेत्र के लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पर लिस्ट भी दी गई है कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, सिविल, इन सभी क्षेत्रों में पद्म विभूषण जो है आपका दिया जाता है। ये 5 याद रखिएगा, इसमें से छोड़िएगा नहीं। अब बात करते हैं आगे, जो कि पद्म
भूषण है, पद्म विभूषण से छोटे होते हैं। पद्म भूषण जो दिए गए हैं टोटल 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कुछ नाम यहाँ पर खास खास दिए गए हैं, जिसमें अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती जी का नाम है, जिसमें गायिका उषा उत्थुप का नाम है, ये आप देखा होगा आपने इनको कई टीवी कलाकारों के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश रही हैं एम फातिमा बीवी, कई बार आपने नाम रटा होगा, तस्वीर भी देख लीजिए इनकी, ये है तस्वीर। और साथ ही साथ जिंदल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सीताराम जिंदल को मिला है, और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं राम नाईक, उनको भी मिला है। वरिष्ठ पत्रकार कुंदन व्यास होरमुसजी और अभिनेता राजनीतिक विजयकांत को भी यहाँ दिया गया है, मरणोपरांत जो है वो दिया गया है। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं ये है पद्म भूषण से संबंधित, 17 लोगों को मिला है। 17 तो वैसे आप नहीं याद कर पाएंगे, इसलिए जो खास खास है वही यहाँ हाईलाइट भी कर दिए हैं, ऊपर तस्वीर भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पद्मश्री की तरफ। पद्मश्री टोटल 110 लोगों को दिया गया है, जिसमें अभी कुछ खास नाम दिए गए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के होम्योपैथ चिकित्सक जिनका नाम है डॉक्टर आर एस पारिक, ये आर एस पारिक की तस्वीर। उसके अलावा टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो इनका तो नाम जरूर याद रखना है। स्क्वैश की जाने मानी खिलाड़ी है जोसन चिनप्पा, इनको भी जरूर याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत से नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जो है तो आप पढ़ सकते हैं। एक आदि झारखंड की आदिवासी पर्यावरणविद भी हैं चारमी मुर्मू, पश्चिम बंगाल के आदिवासी हैं, केरल के, और इस तरीके से कई नाम है, तो उतना तो याद नहीं कर पाएंगे। बाकी जो 3 नाम यहाँ मैंने बताए इनको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे हो सकता है यहाँ लिस्ट भी दी गई हो, जो भी आप देख लीजिए, एक साथ याद करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये है पद्म विभूषण, किस राज्य से है वो भी देख लीजिए। वैजंती माला कला क्षेत्र में है तमिलनाडु, चिरंजीवी जी कला क्षेत्र में है आंध्र प्रदेश, वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स आंध्र प्रदेश, बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य बिहार, बिहार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर याद रखिएगा सामाजिक कार्य के लिए, और पद्मा सुब्रमण्यम कला क्षेत्र तमिलनाडु। तो ये आपका हो गया पद्म विभूषण। इसके अलावा बात करते हैं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण में फातिमा बीवी पब्लिक अफेयर्स केरल, मिथुन चक्रवर्ती कला पश्चिम बंगाल, राम नाईक पब्लिक अफेयर्स महाराष्ट्र। और इसमें और भी नाम हैं, चाहे तो आप देख लीजिएगा, पर हमने जो खास लगे थे हमने उसी को ही, एक चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर बिहार परिप्रेक्ष्य से दिया गया चिकित्सा क्षेत्र में, वो देख सकते हैं। तो ये आपके हो गए पद्म भूषण। उसके अलावा पद्मश्री तो मैंने बताया 110 हैं। अब इसमें कहाँ तक याद करेंगे, कोई इसकी सीमा नहीं है, तो आपको दिखा दिए। बाकी जो ऊपर नाम बताए थे ना वही याद रखिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी लिस्ट देख लीजिए पूरी दी गई है, कोई भी पढ़ना हो तो वीडियो को रोक करके पढ़ भी सकते हैं। ये जोसन चिनप्पा वहां पर दिखाया था, स्पोर्ट्स तमिलनाडु। वैसे राज्य कम ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्षेत्र पूछे जाते हैं, तो राज्य को रटने पर ज्यादा फोकस मत करिएगा, ज्यादा जो फोकस कीजिएगा ना किस क्षेत्र में दिया गया उस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अब लिस्ट ये यहीं खत्म नहीं हुई, लिस्ट देखिए आगे भी है, धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं ताकि अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। तो ये आपकी पूरी लिस्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले पुरस्कार की तरफ, जो कि है आपका 69वें फिल्म फेयर अवार्ड पुरस्कार। तो ये पुरस्कार 2024 का जो वितरण है वो गुजरात में आपका गिफ्ट सिटी, इसमें जो है वो किया गया। अब ये पुरस्कार की बात करते हैं तो 2023 में प्रदर्शित जो फिल्म है उनको, उनके लिए ये पुरस्कारों का वितरण 2024 में हुआ था, इसलिए आमतौर पर इन्हें 2024 के पुरस्कारों के रूप में जाना जाता है। इन पुरस्कारों में सबसे ज्यादा जो 6 पुरस्कार मिले हैं वो संदीप रेड्डी वंगा द्वारा निर्देशित फिल्म एनिमल को जो है वो मिले हैं, तो ये याद रखिएगा सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बाकी कैटेगरी आगे दी तो गई है, चलिए वहीं से देखते चलते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है 12th फेल को। ये बहुत अच्छी मूवी है, नहीं देखी हो आपने तो अवश्य देखिएगा, दिल गार्डन गार्डन आपका हो जाएगा। निर्देशक जो है इसके हैं विधु विनोद चोपड़ा। तो 12वीं फेल फिल्म का नाम है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, और निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा। तो ये हो गई हमारी पहली फिल्म। अगले की तरफ बढ़ते हैं कैटेगरी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो विधु विनोद चोपड़ा को मिला है 12th फेल के लिए, जो कि आगे बताया हमने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर को मिला है फिल्म एनिमल के लिए। अब एनिमल से ही आप देखिए तीनों चीजें आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया ना सबसे ज्यादा इनको ही मिला हुआ है अवार्ड, और ये रणवीर कपूर की तस्वीर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है आलिया भट्ट को, और मूवी का नाम है रॉकी और रॉनी की प्रेम कहानी। आगे बढ़ते हैं, ये आलिया भट्ट की तस्वीर। बाकी डेब्यू अभिनेता, डेब्यू अभिनेत्री और सबसे डेब्यू डायरेक्टर, सहायक अभिनेता, बहुत सी कैटेगरी हैं जो पूछी नहीं जाती हैं। सर्वश्रेष्ठ कहानी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, अमित रॉय OMG ओ माई गॉड 2 जो मूवी आई थी उसके लिए मिला है। बाकी एक्शन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन, कोई भी ऐसी खास यहाँ पर कैटेगरी नहीं है। संगीत चाहे तो याद रख सकते हैं, प्रीतम, विशाल मिश्र और अन्य के लिए, वे भी एनिमल के लिए ही मिला है।
बाकी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डेविड धवन को मिला है, इसको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अब हमारी पुस्तकों की तरफ। तो पुस्तकें यहाँ पर दी गई हैं। एक तो टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आत्मकथा है शिवराज वी पाटिल की, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और दूसरी जो है पुस्तक जिसका नाम है वाई इंडिया मैटर्स, तो ये है एस जयशंकर जी की पुस्तक। तो जो लेटेस्ट वाली पुस्तकें होती है ना, कई बार वही उठा के सीधे पेपर में पूछ ली जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, जो कि है आपका निधन। तो निधन में सबसे पहला यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा मारियो जगालो। मारियो जगालो जो है ये ब्राजील के पूर्व वर्षों के जाने माने फुटबॉलर रहे थे। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला नाम है आपका फ्रांज बैकन बाउर, ये फुटबॉलर रह चुके हैं जर्मनी के, और इनका भी 78 वर्ष की उम्र में निधन। बाकी नहीं पूछा जाता, ज्यादातर जो पूछा जाता है निधन में कि किस क्षेत्र से संबंधित है, और नीचे कुछ खास नहीं है। उस्ताद राशिद खान, ऐसा कोई खास नाम नहीं है इसमें। जाने माने शास्त्रीय संगीत पंडित भीमसेन जोशी ने उन्हें भारतीय संगीत का भविष्य बताया था। बस इस लाइन को याद रखते हुए इनका नाम याद रख सकते हैं, उस्ताद राशिद खान। बाकी पुरस्कार भी काफी मिले ना, पद्म भूषण पद्मश्री, तो इसलिए नाम इनका भी याद रखिएगा। प्रभात त्रे की बात करते हैं तो किराना घराने की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका हैं प्रभात त्रे। इनका भी 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। मुनव्वर राना की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उर्दू शायर थे मुनव्वर राना। उर्दू के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था, बाद में इन्होंने लौटा भी दिया था। 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था, लखनऊ में एक अस्पताल में निधन हुआ था। तो ये आप तो जानते ही मुनव्वर राना जी को। बाकी यहाँ पर दिवस दिए गए उसका कोई मतलब नहीं है। 12 जनवरी वाला आपको पता ही है, स्वामी विवेकानंद जन्म जी का जन्म दिवस होता है युवा दिवस के रूप में। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है पराक्रम दिवस के रूप में। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को ये उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। बाकी इसमें नीचे कोई ऐसा दिवस इंपॉर्टेंट नहीं है। महोत्सव की बात करते हैं तो दिव्य कला मेला आपका लगा था नागपुर में। देश भर में दिव्यांग उद्यमी कारीगरों के लिए जो है, कारीगरों के लिए प्रोत्साहन के लिए मेला लगाया गया था। बस नाम याद रखिएगा, दिव्य कला मेला नागपुर, ये आपका महोत्सव के रूप में। यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ये आपके हुए थे नासिक में। बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं है इसमें। विविध में भारत और मिस्र के बीच युद्धाभ्यास हुआ था साइक्लोन, इसका दूसरा संस्करण जो हुआ है मिस्र में हुआ था। तो कई बार ये पूछ लिया था साइक्लोन किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और मिस्र के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। इसके अलावा अगर बात करते हैं भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है खंजर, नाम ही में इतना खतरनाक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका ये हुआ था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कहाँ कौन कौन से मिसलेनियस में आपको देखने को मिलेंगे। बालिकाओं के लिए देश में पहला सैनिक स्कूल जो है वो खोला गया है, वो कहाँ पर? मथुरा में, वृंदावन में, बहुत सुंदर जगह, वहां पर जो है ये खोला गया है। अब थोड़ा सा खेलकूद कैटेगरी में कुछ और बातें भी कर लेते हैं। जैसे दिसंबर का प्लेयर ऑफ द मंथ दीप्ति शर्मा को मिला था, वैसे हर महीने बदलता रहता है तो कोई मतलब नहीं बनता याद करने का। आप सीधे बढ़ते हैं यहाँ पर हम कैटेगरी बैडमिंटन की तरफ। बैडमिंटन में मलेशियाई ओपन 2024 में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो उप विजेता जो है वो रही थी। बैडमिंटन में अगर ये उप विजेता रही है तो विजेता कौन रहा है? तो फाइनल मुकाबले में जो जीता था वो लियांग वी केंग और वांग चैंग, इनकी चीनी जोड़ी जो है वो जीत गई थी। चाइना आप देखते हैं वैसे हर जगह आगे पहुंच जाता है वो जल्दी। बाकी मलेशिया ओपन में फाइनल तक पहुंचने वाली भारत की पहली जोड़ी थी। ध्यान रखिएगा, मलेशिया ओपन में उप विजेता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करते हैं मलेशिया ओपन का यहाँ लिस्ट, तो ये जो है अलग अलग कैटेगरी होती है जिसमें पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल, ऐसे करके। तो ये जो भारतीय जोड़ी आई है ना, ये पुरुष युगल में उप विजेता रही है। यहाँ पर दोनों भारतीय नाम देखने को मिलेंगे। बाकी पुरुष एकल में विजेता अलग डेनमार्क के हैं, महिला एकल में अलग नाम है, तो ये भी देख सकते हैं, पर हमने भारतीय वाले केवल यहाँ हाईलाइट जो है वो किए हैं। बाकी अगर पूछा जाता है ना तो केवल पुरुष एकल पूछा जा सकता है और महिला एकल, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। यह है मलेशिया ओपन बैडमिंटन। हुआ कहाँ पर था? कुआलालंपुर में हुआ था, स्थान याद रख सकते हैं। बाकी मलेशिया ओपन 2024 में पुरुष युगल में उप विजेता रही थी जो ये जोड़ी, इसी वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत देश का सर्वोच्च मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पुरस्कार इन्हीं को मिला था। अब आपको अगर एक चीज याद हो जाती है ना तो कड़ी जुड़ती चली जाती है। अब यह भी याद करने में आपको आसानी रहेगी।
तो मलेशिया ओपन याद रखिएगा, उसी से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार याद रखिएगा। और यहाँ पर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इंडिया ओपन में भी उप विजेता रही। अब मलेशिया ओपन भी याद रखिए, इंडिया ओपन भी इसी के साथ साथ जोड़ लीजिए, इंडिया ओपन में भी उप विजेता जो है रही थी। और यहाँ पर आपका लिस्ट दी गई है क्या इसकी, इंडिया ओपन की नहीं, इसमें इंडिया ओपन की लिस्ट नीचे दी गई है, ये है इंडिया ओपन की लिस्ट। यहाँ पर भी देखेंगे पुरुष युगल में उप विजेता में यही दोनों भारतीयों के नाम देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पर भी पुरुष एकल याद रख सकते हैं और महिला एकल याद रख सकते हैं, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिया ओपन जो हुआ था बैडमिंटन वाला वो नई दिल्ली में हुआ था, बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है। इधर साइड अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो कि है टेनिस की। टेनिस में आप देखेंगे तो यूनाइटेड कप 2024 दिया है, ब्रिस्बेन है, बहुत से दिए गए, कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऑकलैंड ओपन अमेरिका की कोको गाफ लगातार दूसरे वर्ष विजेता रही है, चाहे तो हेडलाइन ये याद रख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट आपका है सबसे ज्यादा इसमें हांगकांग ऑस्ट्रेलिया ओपन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी के साथ जोड़ी बनाकर भारत के रोहन बोपन्ना पुरुष युगल के विजेता आपके रहे हैं। ये जो बगल में लिस्ट देख रहे हैं ऊपर देखिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो 43 वर्ष की उम्र में ये खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम टेनिस में खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदाज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोहन बोपन्ना बन गए हैं, जरूर याद रखिएगा, भारतीय है ना इसलिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में खिताबी विजय से पूर्व ही रोहन बोपन्ना की पुरुष युगल में विश्व रैंकिंग नंबर 1 भी हो गई है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा रोहन बोपन्ना जब मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ओपन खेल रहे थे उसी दौरान उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऊपर दिखाया था ना कि पद्मश्री लिस्ट में भी इनका नाम था, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता। यहाँ पर पुरुष एकल में जो विजेता रहे हैं ये आपको सारे याद करने पड़ेंगे, यहाँ पुरुष एकल और महिला एकल मत छोड़िएगा क्योंकि यहाँ पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो हुआ मेलबर्न में हुआ, पर आपको तारीख देखने को मिलेगी जनवरी 2024। पुरुष एकल में यानिक सिनर इटली के जीते हैं, महिला एकल में आरेना सबालेंका बेलारूस की जीती हैं, और पुरुष युगल में आप देखेंगे तो यहाँ पर रोहन बोपन्ना भारतीय हैं और मैथ्यू एबडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। महिला युगल और मिश्रित युगल मत याद करिए, ये तीनों जरूर याद रखिएगा। तस्वीरें भी देख लीजिए, आर्यना सबालेंका की लगातार दूसरे वर्ष इन्होंने खिताब जीता है। इसके अलावा यानिक सिनर की भी तस्वीर देख लीजिए, पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। थोड़ा सा तस्वीर देख करके याद करने को लेकर के आप दिमाग में बैठा सकते हैं। ये है आर्यना सबालेंका, दूसरे वर्ष खिताब जीती है। ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का। एक दो कैटेगरी और रह गई फिर वीडियो हो जाएगा हमारा समाप्त, वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में मैराथन वगैरह होती नहीं पूछी जाती है। भारोत्तोलन में आप याद रख सकते हैं तो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप पुरुषों में मिजोरम के जेरमी लाल रिनुंगा को और महिलाओं में रेलवे की दीपाली गुरसाले को मिला है सर्वश्रेष्ठ भारोत्तोलन का पुरस्कार। बस इतना सा ही इसमें याद रख सकते हैं भारोत्तोलन। विविध में देखेंगे तो ऐसा कोई खास पॉइंट है तो यहाँ पर विविध में ये लिखा गया कि पद्मश्री से सम्मानित खिलाड़ी या कोच में ये तीनों नाम ऊपर बताए थे, तो ऐसा कुछ खास यहाँ पर जो है वो नहीं है। ऊपर वर्ग दिया गया उससे भी कोई खास नहीं है। बस एक यहाँ पर हॉकी कैटेगरी और है। हॉकी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैटन कप जो है वो नौसेना की टीम लगातार दूसरे वर्ष विजेता रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देश का सबसे प्राचीन हॉकी टूर्नामेंट है बैटन कप, ये कौन जीता है, नौसेना की टीम जो है वो जीती है। अब हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, जितनी भी चीजें हमने पढ़ाई उससे भी, हमने स्टार्टिंग में भी पहले भी यही काम किया था कि जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं कितने ध्यान से पढ़ रहे हैं वो भी चेक करना जरूरी है। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड मिले हैं ये वाले 69वें फिल्म फेयर अवार्ड, इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की कैटेगरी थी उसका अवार्ड किसको दिया गया था, वो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। और कोई प्रश्न हो कोई सुझाव हो तो वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। और इसी के साथ ये प्रतियोगिता दर्पण मार्च वाली हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। जितनी भी चीजें थी पिछली 2 वीडियो और ये आखिरी वीडियो, इतना रट लीजिए। मार्च की पूरी करंट अफेयर, मार्च में एक्चुअल में इसमें ये रहता है ना पिछला भी आपको कवर करते हुए चलते हैं, जैसे अप्रैल में कुछ चीजें पिछली भी कवर होती रहती हैं, तो जल्दी इसको रट लीजिए। अप्रैल वाली भी हम बात जो है वो आगे करेंगे। बाकी वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।